जय हिंद स्टूडेंट। जैसे कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, मैराथन क्लासेस के माध्यम से हमारा पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो गया है और आप लोगों की भी बहुत अच्छे से तैयारी हो चुकी है। अब तैयारी तो हमने कर ली, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तैयारी को हम टेस्ट कैसे करें। तो हम आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर लेकर आए हैं और साथ ही साथ इन टेस्ट पेपरों के साथ साथ कुछ ओरिजिनल पेपर जो हमारे छूट गए थे एग्जाम्स के, नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम के, वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इन 5 दिनों में हम सिर्फ टेस्ट पेपर ही देंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारी तैयारी पक्की हुई है या नहीं हुई है। टेस्ट पेपर सॉल्व करना एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रिवीजन के साथ साथ। तो इसी सीरीज में, इसी टेस्ट पेपर के माध्यम से रिवीजन की सीरीज में हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं 2020 का जबलपुर का ओरिजिनल नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर। तो चलिए इस पेपर को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो पहला पोर्शन है स्टूडेंट आपका जीके का। ठीक है, पहला सेक्शन आपका जीके का है स्टूडेंट। कौन सा क्वेश्चन जीके में पूछा गया था जबलपुर 2020 नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में? तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस कारणों के लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, लेकिन कुछ कुछ राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो पर्टिकुलर जानवर के लिए, एनिमल के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है सभी को पता है कहाँ पर है, ये आसाम में है और एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आसाम में है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हुआ? एक सींग वाला गेंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डेविस कप, डेविस कप किस खेल से संबंधित है स्टूडेंट? डेविस कप इज रिलेटेड टू द विच स्पोर्ट? आप अपना आकलन यहाँ पर कर सकते हैं, कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या फुटबॉल? तो डेविस कप किससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेनिस से जुड़ा हुआ कप है डेविस कप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अगर आपसे कुछ भी नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर पूछा है सिंपल कि भारत की पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपली इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको टिक करना होगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल क्यों टिक कर रही हूँ मैं यहाँ पर? वैसे तो जो पहली बनी थी प्रतिभा पाटिल के पहले इंदिरा गांधी जी बनी थी, लेकिन वो टेम्परेरी नहीं थी, लेकिन वो फुल टाइम नहीं थी, टेम्परेरी बनी थी कुछ समय के लिए। पहली बनी जरूर थी इंदिरा गांधी, लेकिन वो टेम्परेरी बनी थी, परमानेंट नहीं थी, पूरे उनका कार्यकाल पूरा उन्होंने नहीं किया था। तो अगर इस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट बनी थी सबसे पहली महिला हमारे देश की, तो वो कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। और अब फुल टाइम अगर पूछ लिया जाए कि अपना कार्यकाल कंप्लीट करते हुए पूरी तरह से जो राष्ट्रपति का पद संभाला था, जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया था, वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। तो सिंपली आपको प्रतिभा पाटिल पर ही टिक करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाए कि टेम्परेरी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो वो बनी थी हमारी इंदिरा गांधी जी। अदरवाइज आपकी जो पहली महिला राष्ट्रपति किसको माना गया है? प्रतिभा पाटिल जी को। तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल लेकिन कंफ्यूजिंग। बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर आप जब सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं हम, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? यूएन डे कब मनाया जाता, कब अस्तित्व में आया था? सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं और सभी का आंसर क्या है? 1945 में। और स्थापना, इसका डे अगर पूछ लिया जाए तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन डे मनाया जाता है। यूएन डे इस तारीख को अस्तित्व में आया था और सन अगर पूछ लिया जाए तो 1945। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के कितने सदस्य देश हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द सार्क? तो सार्क के कितने सदस्य हैं स्टूडेंट? सभी को पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्कस बहुत बार क्लास में हो चुका है। इसके 8 सदस्य देश हैं। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, ये सब किस में आते हैं? सार्क में आते हैं। सिर्फ 2 कंट्री नहीं आती है आपकी, चाइना और म्यांमार और चाइना को छोड़ के जितनी भी हमारे पड़ोसी देश है काउंट कर लीजिएगा। 8 जो हैं इसके मेंबर हैं, 8 सदस्य देश हैं। इसका फुल फॉर्म भी
फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर सभी को पता होगा काठमांडू नेपाल में है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? नेपाल, काठमांडू। तो हेडक्वार्टर, फुल फॉर्म और इसके कुछ इंपॉर्टेंट के मेंबर्स ही आपको याद रखने हैं जिनके कम हैं, स्पेशली कम वालों के, जैसे कि ब्रिक्स का हो गया, सार्क का हो गया, इस तरह से इनके मेंबर्स भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे स्टूडेंट, सभी को पता ही होगा, रविंद्रनाथ जी टैगोर थे। और अगर पूछ लिया जाए किस क्षेत्र में इन्हें मिला है, तो लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। और अगर एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार पूछा जाए तो वो भी किसको? रविंद्रनाथ को ही मिला है। तो एशिया और इंडिया दोनों का सेम ही आंसर होगा। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो कब मनाया जाता है स्टूडेंट? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर हमने याद किया था ट्रिक के साथ, सभी को पता, सभी को जिनेवा था WHO का, और रेड क्रॉस का जिनेवा स्विट्जरलैंड, इसका क्या था? हेडक्वार्टर था, ये ध्यान रखिएगा। और कब मनाया जाता है? इसकी स्थापना हुई थी 8 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक है, फादर है, उन्हें किन्हें माना जाता है? सभी को पता ही होगा, MS स्वामीनाथन। किस लिए माना जाता है इन्हें? क्योंकि इन्होंने गेहूं की अच्छी किस्म उत्पादन के लिए इन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है, उच्च गेहूं की किस्म उत्पादन के लिए। चलिए अब यहाँ पर MS स्वामीनाथन का नाम आया ही है, तो एक और इम्पॉर्टेंट करंट का हमारा क्वेश्चन है जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, वो ये है कि अभी इसी 2023-24 में जो हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा? भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड जो 2023-24 मिला है, जो, या फिर 24 बोल सकते हो आप, ये किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो ये 5 लोगों को मिला है। किनको मिला है? 1 2 3 4 और 5। कौन कौन से 5 लोग हैं? जिसमें एक नाम है हमारा MS स्वामीनाथन का, उन्हें भी ये अवार्ड मिला है, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अभी करेंट में 5 लोगों के नाम आपको याद रखना है, और ये किस फील्ड से, ये भी आपको याद रखना है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए। तो कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत किसको? कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, जो कि क्या है? एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें मिला। और लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी के एक अनुभवी नेता माने गए हैं, उनको दिया गया। PV नरसिम्हा राव को भी दिया गया है। ये राव को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये चौधरी चरण सिंह को दिया गया। कौन रह चुके हैं? ये भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जो कि क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत समर्थन किया और किसानों का अधिकारों को बरकरार रखा, इन्हें भी दिया गया। और स्वामीनाथन को आप जानते हो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन्हें भी दिया गया। तो 5 लोगों का नाम आपको याद रखना है जिन्हें भारत रत्न हाईएस्ट सिविल अवार्ड अभी करेंटली मिला है। किस क्षेत्र से जुड़े हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द विक्टोरिया मेमोरियल? तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो शिमला एग्रीमेंट पर साइन कब हुए थे स्टूडेंट? 1972 में। इंदिरा गांधी के बीच में, किनके बीच में हुआ था? कभी ये पूछ लिया जाए तो इंदिरा गांधी हमारी प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जुल्फिकार अली
भुट्टो, इन दोनों के मध्य में ये समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स का सेक्शन है स्टूडेंट हमारा। मैथ्स का क्वेश्चन इजी पूछा गया था। 50,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो जल्दी से फॉर्मूला लगाइए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है स्टूडेंट, और अपना आंसर यहाँ पर टिक कर लीजिए। इजी है, बस फॉर्मूले में वैल्यू आपको यहाँ पर पुटअप करना है। चलिए, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R डिवाइड बाय 100 की पावर n - 1। ये आपका है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवर्ती ब्याज का। CI का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला हमने लिख लिया, बस वैल्यू पुटअप करना है। P यहाँ पर होता है आपका मूलधन प्रिंसिपल, जो कि कितना दे के रखा है, 50,000। ये आपका P है, ये आपका R होता है, और ये आपका N होता है समय। तो यहाँ पर हमने 50,000 रुपये वैल्यू पुटअप कर ली मूलधन की। इसके अलावा आपका R का मान है 12/100, N 2 साल के लिए, और -1। बस सिंप्लीफिकेशन कर लो। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको इजीली, बहुत इजी से सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर बता दूंगी आपको। ये हो जाएगा 100 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, 12 जोड़ोगे तो 112 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, और ये -1। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 50,000 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 112 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, और डिवाइड में 100 का स्क्वायर। इस तरह से मैंने ओपन करके यहाँ पर लिख दिया। तो ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका बचा है 5 बचा है, और यहाँ पर एक बार A² - B² का फॉर्मूला लगाऊंगी, जो एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। तो एक बार हम 112 और 100 को प्लस कर देंगे, और एक बार हम 112 और 100 को माइनस कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 212, और ये हो जाएगा आपका 212, और 112 में से 100 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12। तो 12 पंजे हो गया 60 गुणित 212। मल्टीप्लाई करो क्या आएगा इसका, 0 तो एज इट इज लिख दो, 6 दूना 12, 6 कम 6 और 1 7, और 6 दूना 12, 12720 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बस ये है ना, ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो A² - B² का फॉर्मूला लगा के जरूर सॉल्व करना। अगर 2 साल दिया हो तो ये ईजी पड़ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 172 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो बस की गति क्या होगी। तो गति क्या होती है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आपकी स्पीड देके स्पीड आपको निकालनी है। स्पीड निकालने के लिए बोला है डिस्टेंस, यानी कि दूरी कितनी दी है 172 किलोमीटर, और टाइम दिया है आपको 4 घंटे का। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 चौक 16, 4 3 12 हो गया 43 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर कन्वर्ट करने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन में आंसर दिया ही नहीं है, किलोमीटर पर आवर में ही है। तो किलोमीटर पर आवर में आपका आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो करना ही है। नेक्स्ट है, पीयूष ने एक साइकिल कितने रुपए में बेची, दैट मीन्स सोल्ड करी। तो ये आपकी हो गई सेलिंग प्राइस, और 20% की हानि हुई, दैट मीन्स ये हो गया आपका हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज। और साइकिल का क्रय मूल्य, दैट मीन्स CP कॉस्ट प्राइस आपसे पूछिए। तो जब आपको लॉस परसेंटेज दिया हो स्टूडेंट, तब आप फॉर्मूला क्या लगाते हो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला CP - SP डिवाइड बाय CP इंटू 100। जी हाँ, लॉस परसेंटेज कितना दिया है 20%। CP का मान इन्होंने पूछा है, SP की वैल्यू आपको देके रखिए 15360 CP पूछा है, और ये 100 को सॉल्व कर लेते हैं। 5 यहाँ आ जाएगा CP, और CP का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10 यहाँ पर कुछ बचा है 5। इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 CP - 15360 इंटू 5। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 CP इज इक्वल टू 15360 इंटू 5। अगर ये सॉल्व हो रहा है तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 4 3 12, 13 14 15, और 4 8 32, 4 चौक 16 इंटू 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी CP आ जाएगी, वो कितनी आएगी, 4 पंजे 20 का 0 कैरी 2, 8 पंजे 40 और 2 42 42 कैरी 4 हासिल 4 चला जाएगा, और 5 3 15 16 17 18 19 19200। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, तो समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, बस कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट।
एक विभाग में 5 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? तो 5 कर्मचारी है, x1 से लेकर x5 तक। औसत कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ देते हैं। इन सभी को हमने जोड़ दिया, मैंने 2 3 5 4 ये नहीं लिखा, लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला लिख दिया। 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, औसत कितना देके रखा है? 32 वर्ष। ठीक है, यदि उनके पर्यवेक्षक की आयु उसमें जोड़ दी जाए, तो चलिए 5 तो ऑलरेडी थे, अब इसमें पर्यवेक्षक की आयु भी जोड़ दी जाए, तो ये मैंने जोड़ दी, तो टोटल कितने? 6 मेंबर हो गए। तब इनका औसत क्या होगा? 1 वर्ष बढ़ जाएगा, तो पहले 32 था, अब एक और बढ़ा दो तो 33 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? x1 से लेकर x5 प्लस xp, और ये हो जाएगा आपका 33 गुणित 6। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे किसकी? x1 से लेकर x5 का जोड़, जो कि निकलेगा आपका 32 गुणित 5, और वो आप यहाँ पर आकर पुटअप कर दोगे। चलिए, तो वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं, कितनी आएगी? 32 गुणित 5 प्लस XP इज इक्वल टू 33 इंटू 6। और आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, और आगे इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15 और 1 16, 160 प्लस XP आया, और यहाँ पर आया 6 3 6 18, 3 6 18 19 198। चलिए, अब XP का मान आपका आ गया, किस में से माइनस कर दो? 198 में से 160 को माइनस करो, कितना आएगा? यह आएगा आपका 8 और 16 17 18 19 38। तो XP का मान कितना है? मतलब पर्यवेक्षक की आयु आपकी कितनी आ गई? 38 वर्ष। बहुत इजी क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन भी इस तरह से एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 पुरुषों की 30 दिन की मजदूरी इतने रुपए है, तो 24 पुरुषों की 18 दिन की मजदूरी क्या होगी? तो यहाँ पर मजदूरी यानी कि वेजेस आपको देके रखे, पैसे दे रखे, लेकिन हमने पढ़ा मैडम कि M1 D1 T1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइड बाय W2 ये होता है। लेकिन हमने यहाँ पर दिन, आदमी, समय और काम पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर तो दे दिए पैसे। तो जब पैसे का फॉर्मूले की बात हो, जब आपको पैसे दे दिए जाए, तो आपको क्या यूज़ करना है? M1 D1 T1 जो है आपका, यहाँ पर जो W है ना, यहाँ पर आपके आ जाएंगे क्या? रुपए आ जाएंगे। ठीक है, R1 क्या आ जाएगा आपका? R2। बस इतना चेंज करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो फॉर्मूला में फटाफट वैल्यू रखिए, आपका मान आ जाएगा। कितने आदमी हैं? M1 का मान है यहाँ पर 12, और ये आपके D1 का मान, और ये आपका RS1 का मान, और ये आपका M2, ये हो गया आपका D2, और आपसे क्या पूछा है? RS2 का मान पूछा है। तो बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 12 गुणित 30 4200 इज इक्वल टू M2 कितना है? 24 गुणित 18 डिवाइड बाय RS2, मतलब कितने रुपए लगेंगे वो आपसे पूछा है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 3 एकम 3, 3 छंग 18, ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 6 दूना 12, और ये 42 गुणित 12, और ये आ जाएंगे आपके रुपए। कितने आएंगे? 12 दूना 24, 12 चौक 48, 49 और 50, 5040 रुपीज आपके आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब पैसे की बात, वेजेस की बात होती है ना, तो ये वेजेस नीचे लिखना है काम की जगह पर। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन मैथ्स के इजी पूछे गए और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का सेक्शन है। फिजिक्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सा यंत्र हवा की गति मापता है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द विंड स्पीड? तो हवा की स्पीड किसके द्वारा नापी जाती है? किसके द्वारा नापी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। कौन मापता है? एनीमोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर, मैनोमीटर से भी प्रेशर को मापा जाता है, लेकिन कौन से प्रेशर, कौन से दाब को मापा जाता है? ये पाइपलाइन में गैस भरी हो या पानी भरा हो, उसका प्रेशर अगर मापना हो तो मैनोमीटर का यूज करते हैं। ओडोमीटर आपके डिस्टेंस को मेजर करता है कि कितनी दूरी आपके व्हीकल ने, आपके गाड़ी ने चली है, या वो बाइक हो सकती है या फिर आपकी कार हो सकती है। तो ये आपकी डिस्टेंस, ट्रेवल कितनी करी आपके व्हीकल ने, दूरी को मापता है। ठीक है, ओडोमीटर। ठीक है, ये सभी के यूज हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। उचित फोकस लंबाई के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है किसको ठीक करने के लिए? कॉनकेव लेंस का उपयोग हम कौन से रोग को दूर करने के लिए करते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या फिर प्रेसोबायोपिया।
तो किसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? जी हाँ, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? कॉनकेव लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस का। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्म पट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण द रेडिएशन एमिटेड बाय द हॉट स्ट्रिप। किसी भी गर्म वस्तुओं के जब हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमें हीट फील होती है, तो वो जो हीट होती है, वो जो रेडिएशन निकल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? कौन सी किरणें निकलती है स्टूडेंट? वो अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज निकलती है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्य की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? जल्दी से बताइए क्या होगा कार्य की इकाई? जी हाँ, सभी को पता ही है क्या होती है? जूल होती है। केल्विन टेम्परेचर की है, एम्पियर आपकी विद्युत धारा की यूनिट है, कैंडल आपकी ज्योति तीव्रता की यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ये सभी क्या है? एसआई यूनिट्स है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का आविष्कार कौन है? इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। किन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी? जी हाँ, बिल्कुल थॉमस एडिसन के द्वारा। चलिए बायोलॉजी का सेक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाँ, नेगेटिव मार्किंग का जरूर ध्यान रखना और टाइमिंग का ध्यान रखना। एग्जाम हॉल में टाइम फटाफट निकलता जाता, पता नहीं चलता। जो सेक्शन आपको अच्छे से आता है उसको आपको पहले करना है। तो चलिए बायोलॉजी पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, वर्गीकरण की फाइलोजेनेटिक प्रणाली के समर्थक कौन थे? हु वाज द प्रपोनेंट ऑफ द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन? कौन थे स्टूडेंट? तो कौन थे? जी हाँ, एंगलर और प्रांटल। ये आपको बस याद रखना है कि जो फाइलोजेनेटिक प्रणाली है उसके समर्थक कौन थे? एंगलर और प्रांटल थे। गतिशील शुक्राणु किसमें अनुपस्थित होते हैं? मोटाइल स्पर्म्स आर अब्सेंट। किसमें अब्सेंट होते हैं स्टूडेंट? तो सभी को पता होगा किसमें अब्सेंट होते हैं? राइजोपस में। स्पोरोजेनेसिस, स्पोर के माध्यम से फिर ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, बीजाणुओं के माध्यम से, राइजोपस। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। किस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है? सभी को पता होगा बहुत अच्छे से। ग्लाइकोलिसिस और रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है, श्वसन तंत्र पढ़ा है, उसमें डिस्कस कर ही चुके थे कि जब अवायवी यानी इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है या कम ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध होती है तब अवायवी श्वसन होता है और उस कंडीशन में क्या बनता है? आपका लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, जिसके कारण ही हमें थकान महसूस होती है कि जो हैवी वर्क करते हैं, दौड़ते हैं, उन्हें थकान महसूस किसके कारण होती है? क्योंकि उनकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? सभी को पता ही होगा, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये फुल फॉर्म है और ये हमारी कोशिका की एनर्जी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अनुवांशिकता के तंत्र से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी? तो क्या है? क्या है? जी हाँ, बिल्कुल जेनेटिक्स, अनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट है सार्कोलेमा झिल्ली क्या ढकती है? व्हाट डज सार्कोलेमा मेम्ब्रेन कवर? तो सार्कोलेमा मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट वो किसको कवर करती है? किसको कवर करती है? कार्डियक मसल को, मसल फाइबर को, नेफ्रॉन को, नर्वस सिस्टम को। तो किसको कवर करके रखती है? मांसपेशी तंतु को, मसल फाइबर को। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे, हृदय रोगी को पेसमेकर प्रदान करने का जो विषय है वो किससे संबंधित है? द टॉपिक ऑफ प्रोवाइडिंग पेसमेकर टू द हार्ट पेशेंट इज रिलेटेड टू। तो इसे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहेंगे, रोबोटिक्स कहेंगे या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग? जी हाँ, इंजीनियरिंग और बायोलॉजी को मिक्स करके जो बनता है वो होता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जैव चिकित्सक अभियांत्रिकी। नेक्स्ट, जीव विज्ञान की वर्गीकरण से संबंधित शाखा को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द टेक्सोनोमी? वर्गीकरण की शाखा को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पाश्चराइजेशन क्या है? व्हाट इज पाश्चराइजेशन? पाश्चराइजेशन क्या कहता है स्टूडेंट? क्या होता है इसमें?
तो ये प्रोसेस लुईस पाश्चर के द्वारा दी गई थी, सभी को पता होगा, लुईस पाश्चर। क्या करते हैं इसमें, ये दूध को बंधीकरण करने की प्रोसेस है। जी हाँ, दूध का बंधीकरण, स्टेरिलाइजेशन ऑफ द मिल्क कहते हैं किसको, पाश्चराइजेशन को कहते हैं। क्या करते हैं इसमें, इसमें लगभग 65 से 72 डिग्री तक टेम्परेचर पर दूध को गर्म किया जाता है और उसके बाद ठंडा किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे जो दूध को खराब कर देते हैं, वो थोड़े कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध खराब नहीं होता है। इसीलिए पाश्चराइजेशन किया जाता है दूध का। चलिए नेक्स्ट है, पौधों में लचीलेपन का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट। कौन सा टिश्यू होता है जिसके कारण प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन पाया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, पेरेंकाइमा ऊतक, स्क्लेरेंकाइमा, एकाइनोडर्मेटा या फिर कोलेनकाइमा। तो कौन सा ऊतक रिस्पॉन्सिबल है लचीपन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लचीलेपन के लिए, कोलेनकाइमा। दूसरे ऊतक की भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो पेरेंकाइमा ऊतक होता है, ये क्या है, एक स्टोरेज टिश्यू है, मतलब ये स्टोरेज यानी कि संचय, भंडारण का काम, मैक्सिमम इसका भंडारण का काम होता है, स्टोर करने का काम करता है ये। और ये जो स्क्लेरेंकाइमा ऊतक है, इसका क्या काम है स्टूडेंट, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती और यांत्रिक सहारा। अगर पूछ लिया जाए कौन सा टिश्यू देता है पौधों को, तो वो देता है स्क्लेरेंकाइमा। एकाइनोडर्मेटा तो ये अलग ही है, बिल्कुल हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आता है, तो ये कोई टिश्यू है ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है हमारा कोलेनकाइमा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का उत्पादन कहाँ पर होता है, सभी बच्चों को याद ही होगा कहाँ पर होता है। जी हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। निषेचन के दौरान पुष्प की निषेचित केंद्रीय कोशिका किसमें विकसित होती है, What will be the fertilized central cell of the flower develop into during the fertilization। तो जो fertilized central cell होती है, निषेचित केंद्रीय कोशिका होती है, उसका विकास कहाँ पर होता है, एम्ब्रायो में होता है, जाइगोट में होता है, एंडोस्पर्म में होता है या स्पर्म में होता है। तो स्पर्म और जाइगोट, ये एम्ब्रायो, ये सब भूल जाओ, कहाँ पर होता है, एंडोस्पर्म में, सबसे आंतरिक जो बीज का पार्ट हमने पढ़ा था उसमें होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अंडे की कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। तो साइटोप्लाज्म में कौन सी ऑर्गेनली एब्सेंट हो जाती है स्टूडेंट, एग की, वो भी एग की, अंडे की पूछी है, तो कौन सी एब्सेंट हो जाती है, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, हु प्रपोज्ड द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दी गई थी, वंशागति का गुणसूत्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट, जी हाँ बिल्कुल, बोवेरी और सटन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लोएम ऊतक का मुख्य घटक कौन सा होता है, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू में क्या क्या पाया जाता है स्टूडेंट, पार्ट्स, अगर हम पार्ट्स देखें फ्लोएम टिश्यू के, फ्लोएम ऊतक के, तो क्या पाया जाता है इन सभी में, जी हाँ बिल्कुल, सहयोगी कोशिकाएं, सपोर्टिंग सेल्स होती है, ट्यूब होती है, और क्या क्या होते हैं, और भी नाम हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है स्टूडेंट। सीव ट्यूब पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं हम क्या, चलनी ट्यूब, कैंपियन शेल पाई जाती है, कैंपेनियन सेल पाई जाती है, सहयोगी कोशिकाएं, और क्या पाया जाता है, फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं, फ्लोएम तंतु, ये सब पाया जाता है किसके अंतर्गत, आपके फ्लोएम टिश्यू में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आवत सारणी
चलिए यहाँ पर हमारा बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री का। आवर्त सारणी में सबसे लंबा और सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है? सभी को पता है सबसे लंबा आवर्त होता है आपका 6 नंबर का, और छोटा होता है सबसे पहला जिसमें 2 ही एलिमेंट होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर की परमाणिकता एटोमिसिटी कितनी होती है? तो एटोमिसिटी कितनी होती है सल्फर की? ये बहुपरमाणिक तत्व है। आवर्त सारणी में एक ही समूह से संबंधित तत्वों में क्या समानता होती है? व्हाट डू एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप हैव इन कॉमन इन द पीरियोडिक टेबल? तो एक ही ग्रुप में, ग्रुप पता है ना आपको, ऊपर से नीचे तक हम आते हैं, कॉलम वालों को कहते हैं। तो एक ग्रुप में क्या समानता होती है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनों की समानता होती है, लेकिन कौन से? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की समानता। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उनके जो प्रॉपर्टीज हैं सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट है, मोटर वाहन का ईंधन मिश्रण क्या है? किसका मिक्सचर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। बहुत जगह आपको सेचुरेटेड मिलेगा, अनसेचुरेटेड। तो इसका फाइनल आंसर देख लीजिए, दोनों का मिक्सचर होता है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है हमारा फ्यूल व्हीकल्स का, मोटर व्हीकल्स का, मोटर वाहनों का। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु कौन सी है? विच इज द हार्डेस्ट मेटल फाउंड इन द नेचर? तो हार्डेस्ट मेटल कौन सी है, किसे माना गया है स्टूडेंट? जी हाँ, बिल्कुल टंगस्टन को माना गया है। टंगस्टन इज द हार्डेस्ट मेटल इन नेचर। तो धातुओं में सबसे मजबूत और लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली धातु, अधातु, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो H2O2 की संरचना ऐसी होती है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? असमतलीय, नॉन प्लेनर होती है। ठीक है, आगे सहसंयोजक बंध के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हु फर्स्ट टोल्ड अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है स्टूडेंट इसमें। तो सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया था? जी हाँ, किसके द्वारा बताया गया था? लेविस के द्वारा। किसके द्वारा? लेविस के द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया गया था। ये याद कर लीजिएगा, छूट गया है अगर आपका तो। आगे, हड्डियों का मुख्य संगठनकर्ता कौन है? मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द बोन। कोलेजन है, आयरन है, कैल्शियम फॉस्फेट है, सोडियम क्लोराइड है। तो क्या मुख्य तत्व पाया जाता है हड्डियों में जो मजबूती प्रदान करता है हड्डियों को? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस मेन तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं हमारी बोन्स के। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना ना भूले स्टूडेंट। कौन सी धातु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कौन सी धातुएं, एसिड के साथ रिएक्शन कौन सी धातुएं नहीं करती है? जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होती है, कौन सी? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारी मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर ली होगी सभी बच्चों ने एग्जाम से पहले, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन कनेक्ट होके बनते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। ड्यूटेरियम के नाभिक किससे बना होता है? ड्यूटेरियम सभी को पता है, ड्यूटेरियम किसे कहते हैं? 1H2। ये क्या है? ड्यूटेरियम है। अब इन्होंने पूछा है इसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो नीचे लिखा हुआ आपका क्या है? एटॉमिक नंबर, जो कि प्रोटॉन के बराबर होता है, और ऊपर लिखा होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या है आपका? एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान में से अगर आप प्रोटॉन हटा दोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो 2 - 1 करोगे तो 1, न्यूट्रॉन आपका आ गया 1, और 1 ही आ गया आपका क्या? प्रोटॉन। तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन इसमें होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्य का क्वथनांक, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, अधिक ऊंचाई पर स्थिर होता है क्या? देखो, ऊंचाई पर जाने पर आपका बॉइलिंग पॉइंट स्थिर तो बिल्कुल नहीं रहता है, चेंज होता है। अब बढ़ता है या घटता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है? तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक किसके बराबर होता है? हमेशा वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक
प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम होगा। तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसीलिए क्वथनांक भी क्या हो जाता है, ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाता है। इसका मतलब क्या, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है उसका मतलब ये है कि कोई सी भी वस्तु या द्रव आपका कम तापमान पर उबलेगा, बॉईल होगा। ठीक है, क्वथनांक कम होने का मतलब ये है कि कम टेम्परेचर कम तापमान पर भी वो बॉईल होने लग जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वायुमंडलीय दाब कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा और वस्तु कम तापमान पर उबलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजीन आसानी से संकलन अभिक्रिया से नहीं गुजरता है। बेंजीन डज नॉट इजीली अंडरगो थ्रू द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन से आसानी से इसमें एडिशन नहीं होता है। क्या ऐसा होता है इसमें, क्या होता है इसमें, रेजोनेंस। जी हाँ, अनुनाद पाया जाता है जिसके कारण एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं होती है। मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, विच डिसीज इज कॉज बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। तो मादा एनोफिलिस मच्छर से दो बीमारियां होती है, सभी को पता ही होगी। कौन सी होती है, डेंगू और मलेरिया। जी हाँ बिल्कुल। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु क्रमांक है। जी हाँ बिल्कुल, क्या है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। महासागरीय जल के विस्तार का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर द एक्सपांशन ऑफ द ओशन ऑफ द वाटर। बर्फ पिघल रही है, किसके कारण पिघल रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसके कारण एक्सपांशन हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है हमारे सी का, समुद्रों का, ओशंस का। चलिए तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल पेपर है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिए आपकी तैयारी किस तरह से हुई है, और इसी तरह के इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आपको अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो ही गई होगी। तो सभी बच्चों को जाने से पहले एक बार अच्छे से ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें स्टूडेंट। मिलते हैं कल नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।